बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार कर रही है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के ज्ञान फॉर्मूले यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी वर्ग के लिए बड़ी घोषणाएं होंगी। विधानसभा मोदी विपक्ष के जाति जनगणना के उछाले गए मुद्दे के जवाब में पिछले कई मौकों पर ज्ञान की चर्चा करते हुए देश में गरीब, युवा, किसान और महिला जैसे सिर्फ 4 तरह की जाति होने की बात कर चुके हैं। पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी करने के लिए देश भर से 1 करोड़ सुझाव जुटाए। इन सुझावों में पार्टी की मैनिफेस्टो कमेटी मंथन करने में जुट गई है। चुनिंदा सुझावों के आधार पर पार्टी संकल्प पत्र जारी करेगी। पहले चरण के चुनाव में पहले पार्टी संकल्प पत्र जारी कर देगी। भाजपा ने 2 तरह से जनता से सुझाव जुटाए हैं। एक तरफ देश की सभी लोकसभा सीटों पर चुनावी रथ भेजकर पार्टी ने जनता से सीधे सुझाव लिए, तो दूसरी तरफ समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बैठक करके सुझाव लिए। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, उद्यमी, शिक्षक, विद्यार्थी, महिला, युवा, किसान आदि वर्गों के साथ भाजपा पदाधिकारियों ने हर चुनाव में बैठक कर सुझाव लिए हैं। और आइए इसी पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ एल द्विवेदी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जुड़ गए हैं। जी द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। द्विवेदी जी, सवाल पहला यही है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी मोदी के ज्ञान का जो है असर देखा गया था और इस बार भी ज्ञान के भरोसे ही है, क्या कहना है? निश्चित तौर पर ये जो युवा, नारी और गरीब और अन्नदाता, ये जो 4 वर्ग के विषय में बात हो रही है, ज्ञान ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग होता है किसी भी देश के लिए। और जब भारत में एक इतना बड़ा लोकतंत्र का पर्व होने वाला है, लोकतंत्र के चुनाव होने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन मुद्दों को लेकर के जो विभिन्न राजनीतिक दल है वे अपनी अपनी घोषणाएं करेंगे। इसी तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं अपना संकल्प पत्र तैयार कर रही है और उसको उम्मीद है कि अगर हम इन वर्गों को साधेंगे तो आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं हासिल होगी। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात कर लेते हैं युवाओं की, तो देश में बेरोजगारी जो है वह सबसे बड़ा एक मुद्दा है, जिसको लेकर के अभी तक किसी भी जो राजनीतिक दल है उन्होंने कोई बड़ी घोषणा नहीं करी है। जी, यहाँ पर द्विवेदी जी, पिछले जो घोषणा पत्र में इस बार का जो घोषणा पत्र है, क्या लगता है आपको कितना अलग रहेगा? क्या इस घोषणा पत्र में भी बीजेपी कोई बड़ी घोषणा कर सकती है? निश्चित तौर पर जिस प्रकार से पूर्व में जो घोषणा पत्र थे और अब जो नया घोषणा पत्र बन रहा है, उसमें कहीं ना कहीं युवाओं को लेकर के, अन्नदाताओं को लेकर के और नारी सम्मान को लेकर के कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। कयास भी ये लगाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना योजना, इस प्रकार की योजनाएं जो प्रदेश सरकारें चला रही हैं, ऐसी कोई नेशनल फ्लैगशिप योजना भी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी घोषणा कर सकती है। लेकिन ये संकल्प पत्र के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि किस प्रकार की घोषणाएं वह ला रही है और क्या संकल्प पत्र में क्या क्या उम्मीदें लगाई हुई है और जो जनता उम्मीद लगाई हुई है बीजेपी से, वह क्या क्या घोषणा कर सकती है, देखना पड़ेगा। जी, जैसे कि द्विवेदी जी, यहाँ पर बीजेपी का घोषणा पत्र जैसे कि वो जारी करने वाली, उसकी तैयारी में लगे हुए। कांग्रेस का घोषणा पत्र, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस के भी घोषणा पत्र में बीजेपी की कोई छाया नजर आ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैंने जो आपको पूर्व में ही बोला कि युवा, अन्नदाता, नारी और गरीब, ये जो मुख्य मुद्दे हैं, इनको लेके सभी राजनीतिक दल, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वह कांग्रेस हो जी, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, जितने भी राजनीतिक दल है, आम आदमी पार्टी है, ये कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर के ही हमेशा चुनाव में उतरते हैं। और इनका मुद्दा ये होता है कि अगर हम इस वर्ग को साधते हैं तो आने वाले समय में हमें कहीं ना कहीं जीत हासिल हो सकती है। तो कांग्रेस भी इस तारतम्य में कहीं ना कहीं नारी को सम्मान दिलाने के लिए कोई ऐसी योजनाओं का घोषणा कर सकती है अपने संकल्प पत्र में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणा है उसकी काट हो। जी, जैसे कि यहाँ पर ये लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी का चेहरा लेकर ही बीजेपी आगे बढ़ रही है और हर जगह से जो है बीजेपी अपनी तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में मेरठ में यहाँ पर पीएम मोदी की रैली होने वाली है, जिसको लेकर तैयारी भी चल रही है। यहाँ पर पीएम मोदी का चेहरा लोकसभा के लिए कितना फायदेमंद साबित होने वाला, क्योंकि लगातार बीजेपी पिछले अगर चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में मोदी के चेहरे पर ही ये विधानसभा चुनाव में है जो बड़ी जीत यहाँ पर हासिल करी थी। अब लोकसभा चुनाव किस करवट बैठने की उम्मीद लगा सकते हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव में कोई भी कयास लगा नहीं सकते, क्योंकि भारत एक इतना बड़ा देश है, क्षेत्रीय दल भी बहुत से होते हैं, राजनीतिक दल भी बहुत से होते हैं और स्थानीय मुद्दे भी बहुत से होते हैं। और
किस प्रकार की क्या लहर चल रही है इसकी कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि अगर हम दक्षिण दक्षिण प्रदेशों में जाते हैं तो वहां एक अलग प्रकार की विचारधारा के लोग हैं जो अपना राजनीतिक दल जो है वहां क्षेत्रीय राजनीतिक दल में बढ़ोतरी होती है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लेते हैं, जो हिंदी पट्टी राज्य है जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश, जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हैं और हिंदू पट्टी इनको कहा जाता है, वहां पर जो मुद्दा है वह कहीं ना कहीं अलग प्रकार का मुद्दा होता है। यहाँ पर क्षेत्रीय दल जो होते हैं उसको देख करके कहीं ना कहीं जो जनसंख्या होती है उसके आधार पर जो वोट फैक्टर है वह काम करता है कि कितने प्रतिशत यहाँ पर ब्राह्मण है, कितने प्रतिशत बनिया है, कितने प्रतिशत यादव है, किस पे अल्पसंख्यक है। अलग अलग जो फैक्टर होते हैं वह कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में असर डालते हैं। तो ये कहना एक जल्दबाजी है कि लोकसभा का चुनाव किस ओर जाएगा, जब तक पूरी वोटिंग नहीं हो जाती है, पूरी काउंटिंग नहीं हो जाती है, तब तक कहना ये जल्दबाजी होगी। जी द्विवेदी जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो यहाँ पर बीजेपी की पूरी तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर दिख रही है और घोषणा पत्र भी बीजेपी यहाँ पर जारी करने वाली है। और यहाँ पर अब बीजेपी का घोषणा पत्र में जो है पिछले चुनाव के घोषणा पत्र की झलक दिखाई देती है या नहीं, ये समय बताएगा। रुक करेंगे दूसरी खबर की ओर, जहां पर लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। ज्यादातर सीटों पर राजनीतिक दलों ने कैंडिडेट भी उतार दिए हैं। अब दल ताकत झोंकने के लिए लगातार प्रचार प्रयास कर रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस के आरोप पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बसपा एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और लंबे समय तक यूपी में सरकार चलाने का अनुभव है। जनता ने उन्हें कई बार अवसर दिया है और कहीं न कहीं ये कांग्रेस की हताशा है। इस तरह की अनावश्यक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। बता दें कि कांग्रेस की ओर से बीएसपी और बीजेपी पर बड़े मुस्लिम कैंडिडेट उतारने की मिलीभगत का आरोप लगाया गया था। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और लंबे समय तक उन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने का उत्तर प्रदेश की महान जनता ने कई बार ये अवसर दिया है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की हताशा है इस प्रकार की बयानबाजी करना। लोकतंत्र में सबको अपने एजेंडे के आधार पर, अपने कामकाज के आधार पर जनादेश मांगना, जनता के बीच में जाना उनका अधिकार है और इस प्रकार अनावश्यक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी की पृष्ठभूमि अगर आप देखोगे तो ये लोग परिवारवादी लोग हैं और परिवार में भी अपने जो घर के इनके नज़दीक सगे संबंधी हैं उससे ये आगे बढ़ नहीं पाए। अब अगर आप देखेंगे मुलायम सिंह जी से शुरू होकर समाजवादी पार्टी आज लगभग 30-35 वर्षों में अखिलेश जी तक पहुंची। बेचारे शिवपाल जी को भी अवसर इस रूप में काम करने का नहीं मिला। तो यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी पर पलटवार कर रही है और यहाँ पर बीजेपी जो है वो कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ मोहम्मद सुहेल हमारे संवाददाता मुरादाबाद से जुड़े हैं। जी सुहेल, यहाँ पर बसपा जो है यूपी में ज्यादातर सीटों पर अल्पसंख्यक उम्मीदवार उतार रही है, तो वहीं इस पर कांग्रेस कह रही है कि इसी का अब लाभ बीजेपी को मिलेगा। आखिर इसका सियासी गणित की बात करें तो इसका सियासी गणित क्या है? प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। आज जो हमारे सांसद सदस्य द्वारा दमन कराया जाए भूपेंद्र चौधरी पहुंचे थे, जिनके द्वारा पत्रकारों को वार्ता बताया गया कि कांग्रेस में इस तरह बसपा पर पलटवार किया जा रहा है। भूपेंद्र चौधरी द्वारा कांग्रेस पर पलटवार किया बताया गया कि बसपा काफी लंबे समय तक देश में है और जिस पर राजनीति में भी उनका अच्छा वर्चस्व है, जिसको लेकर कांग्रेस का इस तरह प्रकाश करना गलत है। जी, यहाँ पर बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र सिंह का जो बसपा को लेकर सॉफ्ट बयान है, क्या उस पे कांग्रेस के आरोप पुख्ता होते हैं जो उन्होंने सॉफ्ट बयान दिया है बीजेपी को लेकर? जी, जिस तरीके से कहा जाए ये उनकी मुमकिन राय है, लेकिन इस प्रकार उन्होंने दूसरी पार्टियों को एक संदेश दिया है कि बीजेपी जो है उसमें सभी जो नेता हैं उसके सभी और पार्टी विरोधियों गतिविधियों से दूर है और समाज को बिल्कुल देश हित में आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं। तो सोहेल, यहाँ पर भी सवाल खड़ा होता है कि यहाँ पर जो अल्पसंख्यक कैंडिडेट है उनको उतारने के लिए भी यहाँ पर मिली भगत का आरोप लगाया जा रहा है। ये आरोप कितना सच साबित होगा? सच्चाई कितनी है? कहा जाए तो कुछ
कुछ विरोधी दलों द्वारा इस प्रकार से एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, इसमें इस प्रकार की बातें निकल कर आ रही है। जी सोहेल, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बता दें कि आप कार्यकर्ता पीएम आवास का घेराव करने निकले थे। पुलिस ने पीएम आवास के आसपास धारा 144 लागू की थी। इधर भाजपा कार्यकर्ता केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली सचिवालय की तरफ से जा रहे कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव समेत कई भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। केजरीवाल ने 24 मार्च को जल मंत्रालय के नाम पहला सरकारी आदेश जारी किया था। उन्होंने जेल मंत्री आतिशी को निर्देश दिया था कि दिल्ली में जहां पानी की कमी है वहां टैंकरों का इंतजाम करें। उन्होंने कोर्ट में पेशी के समय कहा था कि वे इस्तीफा नहीं देंगे, जरूरत पड़ी तो जेल से सरकार चलाएंगे। तो यहाँ पर केजरीवाल जो है, सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लगातार यहाँ पर आप कार्यकर्ता है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम हाउस की तरफ जो कार्यकर्ता है वो कूच कर चुके थे, जहां पर पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग लगाकर उनको रोका गया। वाटर कैनन जो है उन पर छोड़ा गया, वाटर कैनन से उनके ऊपर वो करा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि सीएम केजरीवाल का ये एक जवाब आया था, उन्होंने कहा था कि वो जरूरत पड़ी तो जेल से सरकार चलाएंगे। अब यहाँ पर मंत्री आतिशी को उन्होंने बोला, आदेश दिया कि यहाँ पर जहां जहां दिल्ली में पानी का संकट है वहां पर पानी टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई कराई जाए। सीएम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो इनकी पार्टी के कई बड़े नेता इस समय जेल में हैं और अब सीएम केजरीवाल भी सलाखों के पीछे हैं। यहां से वे अपनी सरकार चला रहे हैं। बीजेपी यहां पर लगातार सीएम के इस्तीफे की मांग कर रही है। गिरफ्तारी पर सवाल भी खड़ा हो रहा है और यहां पर अब कार्यकर्ता जो है वो बवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। कई कार्यकर्ताओं को यहां पर रोका गया है और कार्यकर्ता पीएम हाउस का जो है घेरा करने के लिए रुके थे। वहां पर धारा 144 लगाकर उनको रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन कार्यकर्ता नहीं मान रहे थे, जिसके बाद यहां पर पुलिस की ओर से उनको रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई। हालांकि यहां पर कई बड़े जो कार्यकर्ता हैं उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब सीएम अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो है बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो आपको बता दें, यहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि अब उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो एक बड़ा प्रदर्शन यहां पर केजरीवाल को लेकर उनके कार्यकर्ताओं की ओर से लगातार देखने को मिल रहा है। लगातार कार्यकर्ता है जो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप पार्टी जो है यहां पर प्रदर्शन करती नजर आ रही है। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उनको रोकने का प्रयास किया। पीएम आवास की तरफ ये कार्यकर्ता बढ़ रहे थे, जहां पर धारा 144 लगाकर उनको रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन बीजेपी माफ कीजिएगा, आप आदमी जो पार्टी है, कार्यकर्ता है, जो वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, जिसके बाद उनके ऊपर पुलिस से उनकी हाथापाई हुई है और यहाँ पर कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जैसे कि तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से कार्यकर्ता है जो वो पुलिस से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिनको पुलिस हिरासत में लेती हुई नजर आ रही है। प्रदर्शन करने निकले हैं सभी कार्यकर्ता और यहाँ पर पीएम आवास को घेरने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर सभी को रोक दिया है। आपको बता दें, यहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर लगातार बवाल देखने को मिल रहा है। कई बड़े नेता जो पहले ही यहां पर जेल में हैं, उसके बाद अब सीएम अरविंद केजरीवाल भी यहां पर हिरासत में ले लिए गए हैं और इसी कड़ी में कार्यकर्ता जो है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गिरफ्तारी को लेकर बवाल खड़े करते हुए नजर आए हैं। यहां पर कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम आवास घेरने के लिए जो कार्यकर्ता निकले थे, जहां पर पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया। कई बड़े कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। और चौथी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बाकी 4 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा आज या कल हो सकती है। कांग्रेस ने प्रदेश के लिहाज से अपनी एक्सरसाइज पूरी कर ली है। अब केवल नामों की घोषणा का दौर बाकी है। दावेदार समेत पार्टी के नेताओं को भी अब केवल सूची का इंतजार है। इससे पहले शनिवार को आई सूची में बस्तर सीट से पूर्व मंत्री कवासी लखमा को लोकसभा उम्मीदवार बनाया गया है।
23 मार्च को देर रात कांग्रेस ने 45 नामों की चौथी सूची जारी कर दी थी। फिलहाल बस्तर सीट से अभी पीसीसी चीफ दीपक बैज सांसद हैं। तो यहाँ आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपनी चौथी सूची जो है जारी करने की तैयारी कर ली है और इस पे कई बड़े नाम यहाँ पर सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। हो सकता है यहाँ पर बीजेपी की तर्ज पे ही यहाँ पर कांग्रेस भी चौंकाने वाले नाम सामने ला सकती है। इससे पहले कांग्रेस अपनी सूची जारी कर चुकी है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ पार्टी के जो 4 सीटें हैं उन पर भी अपने उम्मीदवारों को लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से मंथन किया जा रहा है। अब केवल 4 नाम बाकी है जिनकी घोषणा जल्द हो सकती है। इसी लिहाज से यहाँ पर घोषणाओं का दौर जो है चलने वाला है। दावेदार समेत पार्टी के नेता भी अब केवल सूची का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें शनिवार को सूची आई थी जो इसमें बस्तर सीट से पूर्व मंत्री कवासी लखमा को लोकसभा उम्मीदवार बनाया गया था और 23 मार्च को देर रात कांग्रेस ने 45 नामों की चौथी सूची जारी कर दी थी। फिलहाल बस्तर सीट से अभी पीसीसी चीफ दीपक बैज सांसद हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस जो है अपनी सूची का इंतजार, उम्मीदवार जो है अपने नामों का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। 4 नामों का इंतजार अब पार्टी को करना है। यहाँ पर पार्टी को 4 नामों पर घोषणा करनी है। और आइए इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर संजय शेखर जो कि स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए। जी संजय जी, जैसे कि यहाँ पर कांग्रेस ने जो 4 सीटों पर नाम जो उनके रह गए थे उसमें कोई बड़े नामों का ऐलान हो सकता है क्या? इस पे कोई दमदार चेहरा सामने आएगा? जी देखिए, जो 4 सीटें रह गई है अगर उसकी बात करें तो उसमें महत्वपूर्ण सीट जो है वो बिलासपुर की है सबसे ज्यादा। और बिलासपुर में कौन उम्मीदवार होगा इसको लेकर के लगातार कवायदें चल रही है। नाम आ रहा था वहीं पर जो कि डिप्टी सीएम रहे थे, हालांकि वो चुनाव हार गए थे अंबिकापुर से, लेकिन उनका नाम चल रहा था कि दिग्गज के रूप में उनको लगाया जाए। लेकिन बिलासपुर की सीट पर अभी तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है। दूसरा कांकेर की सीट है। कांकेर की सीट भी सेकेंड फेज में जो छत्तीसगढ़ के चुनाव होंगे, जो 3 विधानसभा क्षेत्र के उसमें से एक है, लेकिन वहाँ भी अभी कैंडिडेट का ऐलान नहीं हुआ है। तो वहाँ देखने वाली बात होगी कि पीसीसी चीफ की टिकट जगदलपुर से बस्तर लोकसभा क्षेत्र से कटी है, लेकिन वो चाह रहे थे कि उनको कांकेर से मिल जाए। तो ये मिल पाता है या नहीं मिल पाता है ये भी देखने वाली बात होगी। वहाँ के पीसीसी चीफ रहे मोहन मरकाम भी टिकट चाह रहे हैं, उनकी किस्मत का क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। तो अभी कई सारे महत्वपूर्ण समीकरण बचे हुए हैं और वो देखना होगा कि किस तरीके से आने वाले दिनों में जो है यहाँ पर कांग्रेस जारी होती है और कांग्रेस के तरीके से उसको किन लोगों को मौका देगा। जी संजय जी, जैसा कि यहाँ पर पिछली बार जो है कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सत्ता में थी, इस बार विपक्ष में है, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस अपनी लड़ाई कैसे लड़ पाएगी इस बार? जरा कठिन है। देखिए, पिछली बार जब सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस, उसके बाद कांग्रेस के कई ऐसे जो भूपेश बघेल के और सरकार के पार्टी के अंदर आलोचक थे वो थोड़े मुखर हुए हैं। पिछले दिनों आपने देखा किस तरीके से राजनांदगांव में का एक कार्यकर्ता वहाँ पर भूपेश बघेल के सामने ही अपनी बात निकाली। उसी तरीके से जो सुरेंद्र दाऊ है उनका जिस तरीके से बयान आया, तो तमाम इस तरह के लोग हैं, नेता है और जो वो विरोध कर रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव में इसकी परिणति देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर पार्टी एक होकर के चुनाव नहीं लड़ पाएगी तो भारतीय जनता पार्टी जैसे प्रतिद्वंदी से मुकाबला करना आसान भी नहीं। जी संजय जी, जैसे कि यहाँ पर जो अगर बीजेपी की बात करें तो वो अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस जो है लगातार पिछड़ी हुई नजर आ रही है। अभी तक कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पाई है। कई जगह पर मंथन अभी तक जारी है और इसी में अब छत्तीसगढ़ में भी अभी 4 सीटों पर मंथन लगातार जारी। क्या मान सकते हैं कब तक ये सूची आ सकती है और किसके नाम यहाँ पर सामने आ सकते हैं? देखिए, ये कहना जरा कठिन होता है। जी संजय जी, में अभिषेक चरण के लिए भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो ऐसी स्थिति में जो है जल्द से जल्द स्थिति का आना और छत्तीसगढ़ में मुकाबला है तो एक जवाब भी देना, क्योंकि कैंपेन शुरू हो गया है। लगातार जो है राजनीतिक कार्यक्रम राजनीतिक गतिविधियां पार्टियों की चल रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर जो है
नाम का ऐलान करने में देरी होगी, ज्यादा देरी होगी, तो वो भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा बातचीत करने का, एक पोलिटिकली कांग्रेस का हमला करने का बीजेपी के हाथ एक मुद्दा मिलता है। जी संजय जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो यहाँ पर कांग्रेस की जो है चौथी सूची अब जारी होने की उम्मीद लगा सकते हैं। कांग्रेस अपनी चौथी सूची जारी करने की तैयारी कर रही है। छत्तीसगढ़ में अभी नामों का ऐलान करने की उम्मीद लगाई जा रही है। यहाँ पर नामों को लेकर मंथन लगातार जारी है। ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पर कोई बड़े नामों का ऐलान हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि कोई बड़ा चेहरा यहाँ पर सामने आ सकता है। लेकिन अभी सूची का इंतजार करना पड़ेगा। कांग्रेस अभी मंथन कर रही है और जल्द ही यहाँ पर कांग्रेस जो है अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। तो हमारी 4 बड़ी खबरों में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।